हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने आपका न्यूमेरिकल देखे थे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। फिर हमने आपके सब्स्टिट्यूशन और इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन देखे थे, सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद हमने आपका देखा था इंट्रैक्शन, उस पर थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह करे थे। वो सब इजी चीज़ें थी। आई होप आपने कर ली होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वेंटो फैक्टर की, जो कि तुम्हारी सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वेंटो फैक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इसको पढ़ने से पहले ना तुम्हें कुछ बातों का आइडिया होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि मान लो पानी के अंदर तुमने कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मान लो ग्लूकोज को डाला। ग्लूकोज होता है C6H12O6। पानी में डाला तो पानी में 1 मोल डाला तो एक ही रहा, यानी कि टूटा नहीं। C6H12O6 डाला तो पानी में जाके वही रहा, कोई टूट फूट नहीं हुई। ठीक है बच्चों। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो पानी में जाके या सॉल्यूशन के अंदर जाके टूटते नहीं हैं। जैसे कि तुम्हारा यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। इनको पानी में डाल दो, नहीं टूटते। तो इन सब पे तुमने क्या करा, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाई और आ गई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं जो पानी में डालने के बाद टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं? कि मान लो जैसे तुमने पानी के अंदर 1 मोल डाला, वो अंदर जाके टूट गया, 2 मोल बन गया। या मान लो तुमने 2 मोल डाले, वो अंदर जाके 1 मोल बन गए। इनको ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। विच डिसोसिएट इनटू द सॉल्यूशन, जो या विच एसोसिएट इनटू द सॉल्यूशन, या तो जो पानी में टूट जाए या जो पानी में जाके जुड़ जाए। इसके एग्जांपल होते हैं टूटने वाले के सॉल्ट, एसिड, बेस। जैसे NaCl को तुमने पानी में डाला, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तुम्हें मालूम होगा। HCl को पानी में डाला, H+Cl नेगेटिव में टूटेगा। NaOH को डाला, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH को डाला, CH3 C डबल बॉन्ड नेगेटिव H+ में टूटेगा। ये सब तो हुई टूटने की बात। अब बात करते हैं जुड़ने की। मान लो तुमने 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। 2 एसिटिक एसिड को मॉलिक्यूल लिए, इसको बेंजीन में डाला, तो ये बेंजीन में जाके क्या होंगे? जुड़ जाएंगे आपस में। ये 2 मॉलिक्यूल से एक बन जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं जो पानी में जाके नहीं टूटते? इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाके टूट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों। और टूटते भी ऐसे हैं कि मान लो कोई कोई तो पूरे टूट गए। मान लो तुमने 10 मोल NaCl लिए, 10 के 10 टूट गए। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं टूटते। मान लो जैसे तुमने 10 मोल लिए है एसिटिक एसिड के, 8 तो टूट गए लेकिन 2 बच गए, 2 अभी भी पूरे जुड़े हुए हैं सॉल्यूशन में। यानी कि मतलब कुछ तो पूरे टूटते हैं, कुछ आधे टूटते हैं। एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे। अच्छा बच्चों, तुम्हें याद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती थी? याद है आप लोगों को? याद होगा। अच्छा बच्चा, ज़रा सोचो कि मैंने ज़रा तुम्हें बोला कि ना तुम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो फॉर 1 मोल ऑफ NaCl, जिसका मैंने तुम्हें टेम्परेचर दे दिया, R की वैल्यू दे दी, वॉल्यूम दे दिया। मैंने कहा कि 1 मोल के लिए निकालो। तुमने क्या करा? या मतलब मैंने बोला कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। मैंने तुम्हें KF की वैल्यू दे दी और नंबर, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि 1 मोल NaCl 1 किलो पानी में डाला है, तब तुम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। तुमने तो एक NaCl के हिसाब से निकाल दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट एक्चुअली में हुआ क्या? वो अंदर जाके 2 टूट गए, 2 हो गए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती थी? तुम्हारे नंबर ऑफ पार्टिकल पे। नंबर ऑफ पार्टिकल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जाके अंदर टूट गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज आएगी। ज़रा देखो एग्जांपल में देखो। मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि ΔTF निकालो, ठीक है। ΔTF का फॉर्मूला होता है KF, या बोल दे KF N/m। मैंने तुम्हें बोला कि जब 1 मोल NaCl 1 kg पानी में डाला तो तुम ΔF निकालो। KF की वैल्यू पानी के लिए होती है 1.86। तुमने क्या करा? निकाल दिया 1.86 इंटू में 1 इंटू एम मोलर मास 1, तो ये 1.86 आ गई। ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, ये तो तुमने निकाल दी थियोरिटिकल। बट जब एक्सपेरिमेंटली, मैंने मान लो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मशीनों वगैरह के थ्रू या लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करा, तो वैल्यू कुछ और आ रही थी। क्यों आ रही थी वो क्योंकि मान लो जैसे तुमने पानी में जैसे ही NaCl डाला, वो 2 में टूट गया। नंबर ऑफ मोल कितने थे? 2 चुके थे, 2 चुके थे ना टूट के। ठीक है। तो तुम्हारी ΔTF की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ रही थी? 3.72 समथिंग। ये थी एक्चुअल वैल्यू। ये तो तुमने थ्योरेटिकल कैलकुलेट करा। मैंने बोला 1 मोल NaCl डाला, तुमने कर दिया, बट पानी में जाके तो 2 में टूट गया, Na+ और Cl नेगेटिव में, तो वैल्यू कुछ और आ रही थी। तो क्या हुआ कि मतलब ना इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा था
कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कि जो तुमने न्यूमेरिकल या मतलब जो कैलकुलेट करी तुमने फॉर्मूले से, वो कुछ और आ रही थी, और जब एक्सपेरिमेंट से निकाला तो वो कुछ और आ रही थी। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी ना, वो गड़बड़ हो रही थी, कि मतलब ठीक वैल्यू नहीं आ रही थी उसकी, तो तभी वेंटो फैक्टर की ज़रूरत पड़ी। जहाँ तक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू बढ़िया आ रही थी, जैसे पुट करे थे डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग, सब बढ़िया हो रहा था। बट जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट की बात आई, तुम डाल कुछ हो रहे थे, टूट कुछ हो रहा था, जुड़ कुछ हो रहा था, मतलब वैल्यू कुछ और आ रही थी, कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल नहीं आ रही थी। तभी वेंटॉफ जी आए, उन्होंने अपना कुछ बताया वेंटो फैक्टर के बारे में, जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। देखो बच्चों, वेंटो फैक्टर क्या होता है कि वेंटो फैक्टर बताता है कि तुम्हारा पार्टिकल बढ़ेंगे या कम होंगे। कि मान लो कि तुमने जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल पानी में डाले या लिक्विड के अंदर डाले, तो वो बढ़ेंगे या कम होंगे, इसके बारे में वेंटो फैक्टर बताता है। वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला आई, वेंटो फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। मान लो कि तुम्हारे NaCl था, पानी में डालने से पहले 1 मोल था, पानी में डालने के बाद कितने हो गए? 2 मोल। तो इधर से आई की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो आई ने क्या बताया कि कितने मॉलिक्यूल बढ़े या घटे जब तुमने पानी में डाला सॉल्यूट को। आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि टूटने के बाद, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कि पानी में डालने के बाद कितने मोल हुए, और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, यानी कि टूटने और जुड़ने से पहले कितने थे, और टूटने और जुड़ने के बाद कितने हुए, ये बताता है आई। ठीक है, अभी धीरे धीरे चीज़ें लिंक होंगी तो मैं और क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, आई का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो होगी ऑब्जर्व, क्योंकि तुम्हें मान लो जब टूट गए तो एक्सपेरिमेंट हो गई ना, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, जब मोल टूट गए तो वो अभी हमने किसकी बात करी थी, वो थी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि लाइक ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब एक्सपेरिमेंटल आ रही थी। और जब मोल नहीं टूटे थे तो वो कैसी थी हमारी? थ्योरेटिकल। कि मतलब जब थ्योरेटिकल फॉर्मूले से करा, जब हमने थ्योरेटिकल करा तो तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट इज़ थी, मतलब कि लाइक जब मोल नहीं टूटे थे तो थ्योरेटिकल फार्मूला वर्क कर रहा था, जो तुमने फार्मूला लिखाया आ रहा था। बट टूटने के बाद कुछ हो रहा थी, मतलब कहने का मतलब यह है कि 2 फार्मूले हैं। एक तो है कि जब टूटने के बाद डिवाइडेड बाय टूटने से पहले, और एक है ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, कि ऑब्जर्व कितना हुआ डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, कि मतलब ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट कितनी आई और थ्योरेटिकल कैसे कितनी आई। ठीक है बच्चों, मतलब इवेंटो फैक्टर का कैसे हुआ कि मतलब इसने कहा कि देखो, इसने ना सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉडिफाई कर दिया। जैसे ये एक एग्जांपल उठाते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जांपल उठाते हैं। अब ठीक है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 1 मोल NaCl को 1 kg पानी में डाला, ठीक है, और के एफ तुम्हारा गिवन है 1.86। ठीक है, तो इधर से डेल टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1.86 इंटू में मोल कितना है 1, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना, की मास कितना है 1, तो डेल टी एफ कितनी आ गई 1.86। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में कितनी आ रही थी? 3.86, क्योंकि NaCl पानी में जाके 2 में टूट गए थे। तो इसको कैसे निकाला गया? इसने नया फॉर्मूला दिया, डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। इसने क्या कहा? इस फॉर्मूले के आगे आई लगा दो। आई मतलब आई की वैल्यू कैलकुलेट करो कि कितने टूटे, पुट करो उसके अंदर, तुम्हारा ठीक रिजल्ट आ जाएगा। आई मान लो 2 आया, टूटने के बाद 2 गए ना, इंटू में के एफ कितना था 1.86, इंटू में 1 अपॉन में 1, तो इधर से हमारी डेल टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 3.72। मतलब देखो क्या हुआ बच्चों, टूटने से पहले तो मतलब जब मैंने तुम्हें बोला कि 1 NaCl के निकालो तो ये वैल्यू ये आई, बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली क्या आ रही थी? 3 पॉइंट समथिंग। तो इसने क्या बोला कि मैं नया फॉर्मूला देता हूँ, उसके अंदर आई लगाओ, मतलब जो पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसी के सामने आई लगाओ, आई मेरी वेंटो फैक्टर की वैल्यू होगी, उसको निकालो, पुट करो, तुम्हारा ठीक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आ गया, एक एक करके और देखते हैं तो मेरा क्लियर होगा। आई देखते हैं हर एक केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में, कि आई की क्या क्या वैल्यू होती है। मान लो कि तुम्हारा ग्लूकोज है C6H12O6,
तुमने इसको पानी में डाला, टूटा नहीं तो C6H12O6 रहा। तो आई क्या रहा, बिफोर डिसोसिएशन आई के कितने मोल रहे 1, आफ्टर डिसोसिएशन भी एसोसिएशन कितने रहे 1। तो आई की वैल्यू क्या आ गई इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1, ना टूटा ना जुड़ा, तो आई की वैल्यू आ गई 1। अब बात करते हैं आई इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आई की बात करते हैं जब डिसोसिएशन हो रहा हो तब बात करते हैं। देखो बच्चों, जब डिसोसिएशन हो रहा था तो मान लो NaCl को हमने पानी में डाला था, Na+ और Cl नेगेटिव में टूटा था, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू थी जो एक्सपेरिमेंटल थी वो ज़्यादा आ रही थी थ्योरेटिकल से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ गए थे तो एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा आ रही थी थ्योरेटिकल के। ये बात हमने ऑलरेडी देख ली थी। आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। बिफोर मतलब बिफोर डिसोसिएशन 1 था, आफ्टर डिसोसिएशन 2 हो गए, तो आई की वैल्यू आ गई 2। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो इधर से एक रिजल्ट सामने आया कि आई की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 होगी, वेंटो फैक्ट्री वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 होगी तो तुम्हारा क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो NaCl ना वैसे तो पूरा टूट गया था, बट किसी किसी केस में क्या होता है कि ना तुम्हारा पूरा नहीं टूटता। मान लो कि जैसे तुमने एसिटिक एसिड लिया, तुमने उसके लिए 10 मोल, बट जैसे तुमने पानी में डाला 10 में से 5 तो टूट गए पर 5 नहीं टूटे। तो उस केस में हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए ना एक दूसरी टर्म आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, कितना टूटा। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कि मतलब कि पानी मतलब जब वो कितना टूटा, अल्फ़ा बताता है कि कितना टूटा, कि मतलब 100% टूटा है या 50% टूटा या 80% टूटा। एक रिलेशन देखते हैं अल्फ़ा और आई के बीच में कि आई की वैल्यू निकली जा सके। देखो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज़ पार्शियल डिसोसिएट, मान लो तुमने इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा, आधा हो रहा है। देखो तुमने लिया CH3COH एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, पानी के अंदर डाला, CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव में टूटा। ठीक है, मान लो कि जब इनिशियली जब टाइम 0 था, जब तुमने पानी में डाला था एक मोल था। अब जैसे ही तुमने पानी के अंदर डाल दिया, जब मिक्सिंग कर दी, तो मान लो इसमें से अल्फ़ा मोल टूटे, अल्फ़ाई मोल बने, अल्फ़ा मोल टूटे, अल्फ़ाई मोल बने। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा क्या है कि तुम्हारे कितने मोल टूटे, कि कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फ़ाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कितना टूटा। ठीक है, तो आई निकाल लें। आई क्या होता है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले कितने मोल थे 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, आफ्टर डिसोसिएशन तुम्हारे हो गए, टोटल कैलकुलेट कर लो। डिसोसिएशन करने के बाद सॉल्यूशन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा। तो इधर से आई और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। तो मान लो तुम्हें अल्फ़ा की वैल्यू दियो, आई की वैल्यू निकाल लो और फॉर्मूला पुट करो, तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हें और क्लियर होगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा क्या होता है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो अल्फ़ा की वैल्यू 100% हो तो फ्रैक्शन में उसको कितना लेंगे 1। अल्फ़ा की वैल्यू 80% हो तो फ्रैक्शन में उसे कितना लेंगे 0.8। अल्फ़ा की वैल्यू 30% हो तो उसे फ्रैक्शन में कितने लेंगे 0.3। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि 1 के अंदर, जैसे मान लो 100% का मतलब उसको 100 से डिवाइड कर दो, कि अल्फ़ा को मान लो फ्रैक्शन में निकालना है, 80% को किससे करो 100 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारी फ्रैक्शन में आ जाएगी। अल्फ़ा की हम जनरली फ्रैक्शन में लेते हैं। देखो एक दूसरा केस देखो, एक हमने लिया MgCl2, उसको फिर से पानी में डाला, Mg2+ और 2Cl नेगेटिव में टूटा, क्योंकि 2 Cl के एटम एक Mg का। जब टाइम 0 था कि मतलब तुमने पानी में नहीं डाला तो MgCl2 के एक मोल थे। जैसे ही तुमने मिक्स कर दिया पानी के अंदर, अल्फ़ा मोल टूटे, इधर अल्फ़ा बने, इधर 2 अल्फ़ा बने। 2 अल्फ़ा क्यों बने, क्योंकि Cl नेगेटिव 2 है, अल्फ़ा टूटे अल्फ़ा ही बने। फिर से आई निकालो, आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूशन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में 2 अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा, इधर से आई की वैल्यू हो गई 1 प्लस में 2 अल्फ़ा। रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आती फिर से देखना, नहीं समझ आती मुझे बताना, मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वेंटो फैक्टर ईजिली समझ नहीं आता, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट तुम प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ना जर्नल एक्सप्रेशन देते हैं कि एक जर्नल फार्मूला बुक्स में, बट इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कई बुक में लिखा होता है, बट तुम फिर भी देख लो, बट रटना मत, बस समझ लो। रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले मेथड से ही करना, जैसे मैंने टूट के बताया था आई और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन की कैसे टूट के रिलेशन आया था, वही वाला मेथड अपनाना। बट फिर भी एक बार इसको देख लो। मान लो कि तुम्हारे इनिशियली ए मॉलिक्यूल है, मान लो ए मॉलिक्यूल है ना, वो किस में टूट गया, एन मॉलिक्यूल में, एन मोल में टूट गया। ठीक है, अब मान लो जब टाइम 0 था, जब पानी में मिक्स नहीं करा तो 1 था, पानी में मिक्स करने के बाद
अल्फ़ा मोल टूटे तो इधर NL5 होंगे, क्योंकि कितने टूट रहे थे, N ने टूट रहे तो इधर NL5 टूटेंगे। फॉर्मूले में पुट करो I इक्वल टू 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में एन अल्फ़ा। ये क्यों आया, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या था, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन 1 थे, आफ्टर डिसोसिएशन ये भी है ये भी है, तो 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में एन अल्फ़ा। इधर से रिलेशन निकालोगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 N-1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो बुक्स में दिया होता है, वो एक बार तुम देख लो। अब बात करते हैं I की वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन, जब इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एसोसिएट होगा। मान लो कि तुम्हारा एसिटिक एसिड है, इसको बेंजीन में डाला, दो मोल थे, ये एक में बन गया, 2 मोल थे, एक में बन गया। अब इस केस में देखो I की वैल्यू क्या आएगी, आफ्टर एसोसिएशन कितना है 1, बिफोर एसोसिएशन है 2, I की वैल्यू आ गई 0.5। तो इधर से एक रिलेशन आया, I की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी एसोसिएशन के केस में, क्योंकि देखो आफ्टर एसोसिएशन कितना हो रहा है 1, बिफोर एसोसिएशन कितना हो रहा है, टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन है 1, बिफोर एसोसिएशन है 2, आफ्टर एसोसिएशन है 1, तो 1/2 I की वैल्यू आ गई 0.5। तो I की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा एसोसिएशन होगा, यानी कि जब भी I की वैल्यू लेस देन 1 आए उस केस में तुम्हारे मोल्स के बीच में एसोसिएशन होगा। अब जब भी देखो एसोसिएशन होगा तो तुम्हारी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी। मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि 2 मोल एसिटिक एसिड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, तुमने 2 के हिसाब से 2 मोल के हिसाब से निकाला, बट वो तो क्या हुआ, सॉल्यूशन में जाके जुड़ गया, एक हो गया। तो क्या होगा, तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी जब एक्सपेरिमेंटली करा। इसको भी देख लो, मान लो जैसे हम वही कर रहे थे, डेल TF कैलकुलेट कर रहे थे, 1.86 था, ठीक है, मैंने बोला 2 मोल है, 1 kg वाटर में डाला तो तुमने निकाल दी 3.72, ये तो हो गया थ्योरेटिकल। ठीक है, अब मैंने बोला कि ना डेल TF, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि वो तो अंदर जाके कितने बन गए थे, मोल 1 बन गए थे, तो ये 1/1 हुआ, तो एक्चुअल कितनी आ रही थी एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1.86, क्योंकि मोल तो वो 1 बन गए थे, जुड़ गए थे, तो इस वजह से इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड तुम्हारी ज़्यादा आ रही थी ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कम आ रही थी। एसोसिएशन के कम है केस में I हमेशा लेस देन 1 होगा। अब देख लेते हैं रिलेशन इसके अल्फ़ा और I के बीच में, कि अल्फ़ा एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता है, डिसोसिएशन को भी। तो देख लेते हैं रिलेशन ऑफ अल्फ़ा विद I। मान लो तुम्हें अल्फ़ा की वन है, I निकालने के लिए बोल दे, तो देख लो एसिटिक एसिड लिया, बेंजीन में एक मॉलिक्यूल बन गया है, 2 से 1 बन गया। ठीक है बच्चों, जो भी हम अल्फ़ा की वैल्यू लेते हैं ना, 1 मोल के लिए लेके चलते हैं। मान लो इनिशियली 1 था, 1 में से अल्फ़ा मोल टूटे, इधर अल्फ़ा/2 प्रोड्यूस होंगे। अल्फ़ा/2 प्रोड्यूस क्यों होंगे, क्योंकि भाई देखो ना 2 से 1 बन रहा था, यानी कि 2 का आधा आ रहा था, तो 1 का भी आधा होगा, तो इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा हुए, तो इधर अल्फ़ा/2 मोल बने। अल्फ़ा/2 ही बनेंगे ना, क्योंकि देखो 2 से 1 बन रहा था, 2 का आधा हो रहा था, तो अल्फ़ा बन रहे हैं, तो अल्फ़ा का भी तो आधा ही होगा, 1 माइनस में अल्फ़ा, तो इधर क्या होगा अल्फ़ा/2। इधर से फिर से I की वैल्यू निकालो, I क्या हो जाएगा आफ्टर एसोसिएशन 1, आफ्टर एसोसिएशन ये दोनों रहेंगे सॉल्यूशन में, 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा/2 अपॉन में 1, बिफोर एसोसिएशन 1 थे, तो इधर से I और अल्फ़ा के बीच में एक रिलेशन आ गया, I का रिलेशन आ गया, I इज इक्वल टू 1 माइनस में अल्फ़ा/2। ये तुम कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा। आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन रखना, बस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसका भी जनरल एक्सप्रेशन होता है। मान लो कि तुम्हारे N थे, N मोल थे, सॉल्यूशन में जाके वो सारे के सारे जुड़ गए। ठीक है, जब मिक्सिंग नहीं करी 1 थे, जब मिक्सिंग के पानी के साथ मिक्स करा तो 1 माइनस में अल्फ़ा निकले, इसमें से अल्फ़ा टूटे और कितने बने अल्फ़ा/N, कि मतलब उसका N बना। मतलब ये जनरल एक्सप्रेशन है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको ऐड करो। तो आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा/N डिवाइडेड बाय 1, इधर से आएगा तुम्हारा एक और रिलेशन आ गया। मैथमेटिक्स लगाना ये भी हो जाएगा, रटना मत, बस देख लेना, इस मेथड से चलना कि लाइक इक्वेशन लगाओ और फिर निकालो I और अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, तो मान लो कि जैसे 3 मोल्स हैं, ये जाके 1 ही बन गए, तो मान लो कि जब इनिशियली तो तुम्हारा 1 था, जब मिक्स कर दिया तो इसमें से अल्फ़ा बने, इधर कितने फॉर्म होंगे अल्फ़ा/3। ये वही वाली बात को बता रहा है जनरल एक्सप्रेशन में, कि मतलब इधर 3 से 1/3 हो रहा है, तो इसका भी 1 से 1/3 होगा। बच्चों प्रैक्टिस करना तो और समझ आएगा।
अब देखो बच्चों, इधर से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, जब आई की वैल्यू 1 थी तो तुम्हारी ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड सेम आई थी, एक्सपेरिमेंट करा तब भी सेम, और मतलब फॉर्मूले से निकाली तब भी सेम। ये किसके केस में था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जब आई ग्रेटर देन 1 था तो तुम्हारा क्या होता, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हुआ, नंबर ऑफ मोल बढ़ गया, तो ऑफकोर्स ऑब्जर्व ज़्यादा आएगी कैलकुलेटेड से। जब आई लेस देन 1 था तो हो रहा था एसोसिएशन, ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेरिमेंट वाली कम आएगी क्योंकि मोल जुड़ गए थे, ये सब हम देख चुके हैं। तो बच्चों अब वेंटॉफ ने क्या करा, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी ना उस सबको मॉडिफाई करके नया बना दिया, कि जैसे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के आगे लगा दिया आई, मतलब इसके आगे लगा दिया आई, के बी एम के लगा दिया आई, कि मेरे आई को कैलकुलेट करो, आई बता देगा कितने टूटे हैं, उसको पुट करो फॉर्मूले में, तो तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। ये किसके केस में वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोलाइट के केस में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये वैलिड हो सकता है, उसके अंदर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, बात तो सेम ही है। डेल टी एफ का फॉर्मूला पहले क्या होता था, के एफ एम, इसके आगे क्या लग गया, आई, आई क्या हो गया, आई सी आर टी, यानी कि आई सबके आगे लग गया। आई क्या है, वेंटो फैक्टर, जो बता रहा है कितने टूटे, पुट करो तुम्हारा हो गया। अब बात करते हैं बच्चों एम नॉर्मल मास की। एम नॉर्मल मास भी आता है तुम्हारे इसमें। देखो बच्चों, तुम्हारा जैसे मान लो ये 2 एसिटिक एसिड के मोल थे, ये एक में बन गया। अब मैंने तुमसे बोला कि बच्चों तुमने 2 मोल एसिटिक एसिड के डाले, मतलब है ना कि मतलब जैसे पहले तो 1 मोल की बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों मान लो कि पहले मान लो कि ये जब हमने इसे मिक्स नहीं करा, मैंने कहा बच्चों ज़रा, मैंने तुम्हें जैसे मान लो तुम में से किसी को कहा कि बच्चों ज़रा एक एसिटिक एसिड का उठाना, एक एसिटिक एसिड को उठाओ और ज़रा बताओ उसका मोलर मास कितना है, तुमने कहा 60। अब मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें बोला कि बच्चों ज़रा इसे बेंजीन में डालो। अब ज़रा एक एक जो तुम्हारा इसका जो सोल्यूट है, एसिटिक एसिड का सोल्यूट है, ज़रा उसे बाहर निकालो। अब जो मैंने कहा उसे बाहर निकालो और मोलर मास बताओ। अब जो मोलर मास आ रहा था वो आ रहा था 120। 120 क्यों आ रहा था, कि अब जो 2 मोल से 1 बन गया था, 2 मोल से 1 मोल बन गया, तो 2 मोल का मास 1 मोल के अंदर आ रहा था। फिर से देखो, मैंने तुम्हें बोला कि बच्चे ज़रा मतलब एक मोल निकालो ज़रा एसिटिक एसिड का और उसका मोलर मास बताओ, तुमने कहा सर 1 मोल का 60 है। अब मैंने कहा बेंजीन में डालो ज़रा इसको और फिर बताओ फिर कितना मोलर मास आ रहा है। तुमने फिर से 1 मोल सोल्यूट का निकाला, यानी कि इसी एसिटिक एसिड का, अब आ रहा था 120, क्योंकि अभी टोटल 1 मोल बन चुका है। तो यानी कि मोलर मास के अंदर चेंज आ रहा था, कि मतलब जितना आना चाहिए उससे अलग आ रहा था, क्योंकि जुड़ गए थे मॉलिक्यूल, है ना, जुड़ गए थे, टूट गए थे, इस वजह से मोलर मास में फ़र्क आ रहा था। क्योंकि देखो मोलर मास एटम पे डिपेंड करता है, अब एटम मान लो जुड़ गया तो ऑफकोर्स मोलर मास चेंज होगा, या एटम टूट गया तो ऑफकोर्स मोलर मास चेंज होगा। अब डिसोसिएशन के केस में देख लो, मैंने तुम्हें कहा कि बच्चे एक NaCl का ज़रा उठाओ और उसका मोलर मास बताओ, तुमने बोल दिया कि सर एक मोल NaCl का तो 58 आ रहा है। मैंने कहा बच्चे ज़रा पानी में डालो और अब बताओ इसका कितना आ रहा है। अब ये टूट गया, मान लो कि इसका मास बढ़ गया, मैंने कहा ज़रा अब बताना। अब तुमने मान लो 1 मोल उठा लिया, 1 मोल का कितना आ रहा है, इसका आधा आ रहा है। तो इस वजह से मोलर मास चेंज हो गया ना, कि जैसे ही मतलब पानी में डाला कि मतलब जैसे ही कि मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट ना डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद अपना मोलर मास भी चेंज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि एटम टूट गए, मोलर मास एटम पे डिपेंड करता है ना, मोलिक एटम वगैरह पे, तो जब वो टूट गए तो उनका मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। मान लो पहले 58 था, अब ये दोनों के अंदर बट गया। अब मैंने कहा था निकालना 1 मोल का, तुमने बोला सर ये तो अब 29 आ रहा है। मतलब मोलर मास चेंज हो गया, कहने की बात है, इसी को बोलते हैं एम नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल तो 60 था, और जो नया इसी को बोला एम नॉर्मल, कि मतलब उल्टा सीधा आ रहा है। एम नॉर्मल लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, तो ऐसे ही एम नॉर्मल मास इसे बोल दिया था। ठीक है बच्चों, और देखो आई का फॉर्मूला होता था ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, गिवन मास अपने मोलर मास। तो इधर से क्या रिलेशन आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के। तो इधर से रिलेशन आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मोलर मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास इधर आएगा, है ना। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, मोलर मास ऑब्जर्व के एंटी प्रोपोर्शनल, या बोले कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैलकुलेटेड वाली, इसकी इन्वर्सली, मतलब कहने का मतलब है कि ऑब्जर्व का मोलर मास इधर आएगा, कैलकुलेटेड का मोलर मास इधर आएगा। कि मतलब इधर से हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया। देखो कैसे आया, आई था तुम्हारा ऑब्जर्व अपॉन में कोलिगेटिव, ऑब्जर्व अपॉन में कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। अब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास था,
इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यानी कि इधर आ गया, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और कैलकुलेटेड का भी इसके मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो इधर मोलर मास कैलकुलेटेड भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इधर से आई का हमारा नया फॉर्मूला आया, वो आया आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व मोलर मास, या बोलें आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एब नॉर्मल मोलर मास, है ना। ऑब्जर्व मोलर मास इसके नीचे चला गया क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैलकुलेटेड वाला ऊपर चला गया, सामने पुट करा, तो इधर से हमारा नया फॉर्मूला आया नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एब नॉर्मल मोलर मास। कैलकुलेटेड को नॉर्मल बोला, ऑब्जर्व को एब नॉर्मल बोला। ठीक है बच्चों, ये सब बातें तुम देख लेना, प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लेना, शायद एक बार में समझ ना आए, फिर भी डाउट होता है तो पूछ लेना, क्योंकि ये चीज़ें ईजिली समझ नहीं आती। ये मतलब इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इवन इसे छोड़ भी देते हैं प्लीज़, लेकिन आप लोग इसे कर लेना। एक अगला जो 11th का 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो तुम्हारे ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये हो गया, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है के डी का फॉर्मूला डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं तुम्हें और समझ आएगा। देखो बच्चों, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज आर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। ये बोले 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को जब 25 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व करा तो डिप्रेशन कांस्टेंट कितना आ रहा था, 4.9 किलो केल्विन, 4.9 केल्विन के जी मोल इनवर्स। कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिड व्हेन इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन। ये अल्फा पूछना चाह रहा है, परसेंटेज अल्फा पूछना चाह रहा है। चलो निकाल देते हैं। गिवन मास बेंजोइक एसिड का 2 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का 25 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करा 25/1000। डेल्टी एफ हमें गिवन है, डेल्टी एफ हमें कितना गिवन है, डेल्टी एफ है 1.62 केल्विन गिवन है, और के एफ हमें 4.9 केल्विन गिवन है। अभी हमसे पूछा परसेंट अल्फा कि कितना डिसोसिएशन होगा। इन्होंने दिया एसिटिक एसिड, वो बोल रहे हैं बेंजीन के अंदर क्या हो रहा है, बेंजीन के अंदर डाइमराइज कर रहा है। डाइमर मतलब कि 2 से 1 बन रहा है, डाइमराइज कर रहा है, 2 से 1 बना। हमारा फॉर्मूला लगा, जब हमने मिक्स नहीं करा था तो इसके 1 मोल लेके चल रहे थे, जब मिक्स कर दिया तो 1 में से अल्फ़ा टूटा, इधर अल्फ़ा बाई 2 हुआ, जितना टूटा उसका आधा फॉर्म हुआ, क्योंकि इधर भी 2 से 1 फॉर्म हो रहा था, 2 का आधा फॉर्म हो रहा था, इधर से ही 1 में से अल्फ़ा गया, अल्फ़ा बाई 2 फॉर्म हुआ। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन बनते, आफ्टर डिसोसिएशन ये भी हो गया, ये भी हो गया। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा बाई 2, इधर से आई के और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, इधर से अल्फ़ा का रिलेशन क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस में 2i, मैथमेटिक्स वगैरह लगा के। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। डेल टी एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ की वैल्यू गिवन है, मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकाल लें, गिवन मास अपन में मोलर मास इंटू ए मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास एसिटिक एसिड का निकाल लोगे तुम, एसिटिक एसिड का कितना आ जाएगा मोलर मास, अप्रोक्स सॉरी हाँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अरे सॉरी बच्चों, इधर C6H5COOH है, बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं ना, C6H5COH, तो इधर भी C6H5 आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास कितना बोल रहे हैं, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड का, मोलर मास बेंजोइक एसिड का C6H5COH का कितना आता है, 122। पुट करा, मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में इधर पुट करा, इधर से आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू को इधर पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.504, आई की वैल्यू 1 से कम है, तो सही बात है, एसोसिएशन हो रहा है। अब अल्फ़ा आई की वैल्यू आ गई, इस अल्फ़ा वाले फॉर्मूले में पुट करो, आई की वैल्यू अल्फ़ा वाले फॉर्मूले में पुट करो, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0.992, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा अल्फ़ा परसेंटेज आ जाएगा कि कितना एसोसिएशन हुआ। देखो जो सिंपल कुछ भी नहीं करा, सब चीज़ें हमें मालूम थी, बस क्या करा, इसके 1 में से अल्फ़ा टूटे, इधर अल्फ़ा बाई 2 फॉर्म हुए, आधे फॉर्म हुए, आई का फॉर्मूला लिखाया, आई का फॉर्मूला लगाया, आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन,
आई और अल्फ़ा के बीच में इधर से रिलेशन आ गया। आई कैसे निकाला, फॉर्मूले में पुट करके सब चीज़ों को रख के आई का फॉर्मूला आई आ गया, आई को इधर पुट करा, अल्फ़ा आ गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा परसेंटेज डिसोसिएशन आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम ml इनवर्स इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये कह रहे हैं 0.6 ml एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करा। ठीक है, उसकी डेंसिटी दी है, यानी कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मास निकाल लें। मास कैसे निकाल लेंगे, डेंसिटी क्यों ना, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इधर से गिवन मास आ जाएगा, वॉल्यूम से डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो, तो इधर से गिवन मास आ गया हमारा एसिटिक एसिड का 0.36 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 1 लीटर, मतलब 1 लीटर, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 kg हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी पानी की 1 होती है, तो इसलिए डेंसिटी पानी की 1 होती है, वॉल्यूम हमें 1 लीटर गिवन है, तो इधर से मास भी कितना आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा। ठीक है, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, और हम मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ये सब चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब डेल टी एफ हमें गिवन है, के एफ गिवन है। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है एक्चुअली, ये हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट वेंटो फैक्टर आई। पहले आई निकालते हैं। आई का फॉर्मूला कैसे, आई के लिए डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट की तुम्हें पहचान कैसे होगी, बस तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है कि टूटेगा नहीं टूटेगा, बाकी तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। के एफ हमें मालूम है, मोलैरिटी हमें मालूम है, डेल टी एफ इन्होंने दिया, इधर से आई की वैल्यू आ गई, आई तुम्हारा कितना आ गया 1.039, ये तुम्हारा वेंटो फैक्टर निकल गया। मोलैरिटी कैसे निकाली थी, गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास हमें निकाल लिया था एसिटिक एसिड का, मोलर मास 60 है, 1 kg से डिवाइड कर दिया, इधर से मोलैरिटी आ गई, तो इधर से हमारी आई की वैल्यू आ गई, मतलब सब चीज़ें पुट करके आ गया। ठीक है बच्चों, और इधर से अल्फ़ा और आई के बीच में रिलेशन भी आ जाएगा। अल्फ़ा और आई के बीच में रिलेशन कैसे आएगा वो देख लो। देखो CH3COH है, ठीक है, पानी में, ठीक है, ये टूटा CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव से। ठीक है, जब टाइम 0 था, यानी कि जब हमने मिक्स नहीं करा था, तो इसके कितने मोल थे, 1 मोल थे। जैसे ही पानी में डाला, इसके अल्फ़ा मोल टूटे, अल्फ़ा बने, और इधर से कितना आ गया, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1, बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल थे, 1, तो इधर से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस में अल्फ़ा, है ना, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, आई, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, आई माइनस में 1, ये हमने निकाल के इधर रख दिया। अब ठीक है बच्चों, तो हमें आई की वैल्यू मिल गई, और हमें इधर से अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा कितना आ रहा है, 0.039। अभी बोले डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, KD, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे मान लो कि जब कंसनट्रेशन की बात करते हैं, मान लो कि जब टाइम 0 था, इसकी कंसनट्रेशन थी, जैसे ही जब हमने पानी के अंदर मिक्स कर दिया, टूटने लगा, इसकी C में से C अल्फ़ा टूटा, C अल्फ़ा बना। KD क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये है हमारे, C अल्फ़ा को C अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, और रिएक्टेंट क्या है हमारा, यह प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट आ गया, C माइनस में C अल्फ़ा, C से C कैंसिल हो गया, C अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, 1 माइनस में अल्फ़ा। C हमने कैलकुलेट कर लिया था, C क्या हमारी मोलैरिटी क्या है, C क्या हमारी कंसनट्रेशन, मोलैरिटी हमने निकाली थी, उसे पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली, उसको पुट करो, उसका स्क्वायर करो, 1 माइनस में अल्फ़ा करो, तुम्हारा इधर से KD की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से देखो क्या करा, हमें सब चीज़ें गिवन थी, हमने डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम लगाया, आई आ गया वेंटो फैक्टर। अब हमें क्या चाहिए था, KD निकालना था, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा हमने कैसे कैलकुलेट करा, I-1 करके आई की वैल्यू हमने निकाल ली, तो इधर से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.039, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, अब टाइम 0 पे तुम्हारा क्या हुआ कि मान लो इसकी कंसनट्रेशन इनिशियली 0 थी, मतलब कि जब उन्होंने मिक्स नहीं करा, जैसे मिक्स करा टूटने लगेगा। मान लो कंसनट्रेशन में से C अल्फ़ा टूटे, C अल्फ़ा ही बने। KD क्या होता था तुम्हारा, लाइक प्रोडक्ट, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट, ये क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करा, इधर से हमारा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा आया, C हमने C कंसनट्रेशन है, मोलैरिटी जो कि हमने निकाल ली थी, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली, सब कुछ पुट करो, KD की वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ जाएगी। थैंक यू बच्चों, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ।
बट कल का हम ब्रेक लेंगे, तुम अपना नोटबुक वगैरह को कंप्लीट कर लेना, जो भी डाउट हो पूछ लेना। परसों रिवीजन होगी, इट विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चन ऑफ NCERT विद इन 2-3 डेज। ये तुम्हारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, जो भी डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।